Welcome to Superior Group of Colleges online lecture series. It's me, Nayab Fatma, and I'm your biology teacher. I'll teach you a subject that is biology. Before starting the lecture, I would like to share a very beautiful ayat that is इक्रा बिस्मी रब्बिक अल्लज़ी. इसका तर्जुमा ये है कि पढ़ अपने रब के नाम से. ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि बेटे अल्लाह ताला ने जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली आयत नाजिल की थी वो भी पढ़ने के अबाउट थी कि अपने रब के नाम से पढ़ें, उसकी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, इस वर्ड को जो उसने बनाई है उसको स्टडी करें. तो स्टडी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. इवन पहली आयत भी वो स्टडी से रिलेटेड है. ये सारी चीज़ें थी आपकी मोटिवेशन के लिए ताकि आप लोग स्ट्रगल करें फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर फर्दर स्टडीज़. नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई लेक्चर. आज का बेटे हमारा टॉपिक है बियोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस. हयातियात जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं वो क्या होती है और उसके अंदर कौन कौन सी फर्दर ब्रांचेस होती हैं, कौन सी शाखें होती हैं. दिस इज अ टोटली अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ सब्जेक्ट. बिफोर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस इट्स डेफिनेशन कि बियोलॉजी या हयातियात क्या चीज़ है. इस वर्ल्ड में बहुत सारी जानदार चीज़ें हैं, बहुत सारी बेजान चीज़ें हैं, लेकिन जो जानदार चीज़ें हैं उनका मुताला करना, उनकी स्टडी करना, दैट इज़ नोन एज बियोलॉजी. अगर हम देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन तो वो ये है कि ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. साइंस की ऐसी शाख जो जानदारों का मुताला करती है उसे हम बियोलॉजी कहते हैं. अब ये जो साइंस की ब्रांच है, एक्चुअली साइंस क्या है? दैट इज अ स्टडी ऑफ नेचर. कुदरत का मुताला साइंस कहलाता है. जब हम बात करते हैं फर्दर लिटरल मीन ऑफ बियोलॉजी की तो उसमें ये टू वर्ड से वर्ड ड्राइव हुआ है. एक है बायोस और दूसरे का है लोगोस. बायोस का मतलब होता है लाइफ, लिविंग थिंग्स, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, डिस्कशन, बहस मुबहसा एक्सेट्रा. अब हम ये देखते हैं कि लाइफ का वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? मेनी बियोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट ट्राई टू डिफाइन द लाइफ, बट उनके मुताबिक लाइफ को डिफाइन करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. दैट्स व्हाई दे शेयर अ डेफिनेशन जो कि बहुत एक एग्रीगेट है डिफरेंट कैरेक्टर्स का. वो कौन सा एग्रीगेट है उसको हम देखते हैं. It is not easy to define life. जिंदगी को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है बिकॉज ये जो है एक सेट है करेक्टरिस्टिक्स का. इट इज अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, एक खसूसियात का मजमुआ दैट डिफरेंशिएट द लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. एक खसूसियात का ऐसा मजमुआ जो कि जानदारों को बेजान चीज़ों से अलग रखता है उसको हम लाइफ कहते हैं. अब वो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एनलिस्ट कर दिया है. सबसे पहले नंबर पर है कि लाइफ शुड बी ऑर्गेनाइज्ड. उसकी एक खास तरतीब होनी चाहिए. सेकंड कैरेक्टर, लाइफ शुड बी कॉम्प्लेक्स. लाइफ जितनी भी होती है वो थोड़ी बहुत पेचीदा तो लाजमी होती है. करेक्टर नंबर 3, लाइफ शुड कंटेन या मस्ट कंटेन सेल और सेल्स. जितनी भी लाइफ्स हैं अगर उनमें सेल नहीं है, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. अगर उनमें सेल नहीं है, सिंगल या बहुत सारे, तो हम उसको लाइफ कंसिडर नहीं करते. तो उसके अंदर सेल का होना बहुत ज़रूरी है. फोर्थ करेक्टर, जितने भी जानदार हैं जो कि लाइफ की कैटेगरी में आते हैं उनका डीएनए होना लाजमी है और इस चीज को हम कहते हैं जेनेटिकली प्रोग्राम्ड बॉडी. फर्दर नेक्स्ट कैरेक्टर इज हैविंग रिएक्शंस. जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो लाइफ के अंदर रिएक्शन का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर होने वाली बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज.
बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का टूटना और बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का कंबाइन होके बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, इसको आप मेटाबॉलिज्म कहते हो। उसकी फर्दर टाइप्स आपने पढ़ी होंगी 9th एंड 10th में कि कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, इसके दो पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, फैक्ट नंबर 6, लाइफ कैन ग्रो इट्स साइज। जो लाइफ है, जो जिंदगी है, वो किसी भी किस्म की हो सकती है, पौधा है, एनिमल है, कोई प्रोटोजोन है, फंजाई है, एल्गी है, कोई भी किस्म की लाइफ है, वो अपना साइज फर्दर ग्रो कर सकती हो। ग्रो का मतलब क्या है? उसकी हाइट इंक्रीज हो सकती हो, उसकी विड्थ बढ़ सकती हो, बॉडी के पार्ट्स उनका साइज बढ़ सकता हो, उनका मैस इंक्रीज हो सकता हो। जैसे हम लोग होते हैं, हमारी हाइट बढ़ती रहती है, बट जो साइज ग्रो करता है उसके खास लिमिट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि थ्रू आउट द लाइफ कोई भी जानदार अपना साइज ग्रो करता रहता है। हमारी जैसे हाइट है उसकी खास लिमिट होती है कि 25 या फिर 24 तक इसकी जो है लेंथ इंक्रीज होना स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट करैक्टर, जो लाइफ है वो एनर्जी को यूज भी करे और खुद बनाए भी। According to science, when an organism don't make energy, then that is considered as a dead body. साइंस के मुताबिक अगर कोई भी जानदार वो एनर्जी नहीं बनाता, तब उसको हम क्या कहते हैं कि वो डेड है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम तब कहते हैं कि जब अल्लाह की मर्जी होती है ना, तो बंदे की डेथ हो जाती है। बट साइंस के मुताबिक ऐसा नहीं होता, बिकॉज साइंस बिलीव इन फैक्ट्स एंड फिगर्स। ऐसी चीजों पे वो यकीन रखती है जिस पे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हों, जिसका कोई वजूद होता है। रूहानियत पे ये बिलीव तो नहीं करती। तो इसी वजह से इसके मुताबिक जो मौत होती है वो तब होती है जब कोई जानदार एनर्जी बनाना और इस्तेमाल करना खत्म कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि कोई भी जानदार जब अपने माहौल से, जो उसका माहौल होता है बॉडी से बाहर, उसमें आने वाली चेंज और उसकी बॉडी के अंदर जो चेंज हो रही होती है उनको मेंटेन रखना। सपोज सर्दियां आती हैं, बाहर सर्दी होती है, बट हमारी बॉडी जम नहीं जाती। गर्मी आती है, बाहर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और हमारी बॉडी पिघल नहीं जाती। द रीज़न इज़ दैट हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री ही रहता है। उसका रीज़न ये होता है कि हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस शो करती है, अपनी इंटरनल जो उसकी कंडीशन है उसको मेंटेन रखती है, उसको चेंज नहीं होने देती। बाहर जो भी चेंज आ रही है उसको रेजिस्ट करती है। दैट इज होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब उसको भी हम लाइफ कंसीडर करते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करे, अपनी नस्ल को बढ़ाए, इंक्रीज करे, अपनी तादाद उसकी क्या हो, बढ़ सकती हो। लास्ट करेक्टर रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। जो लाइफ का लास्ट करेक्टर है वो ये है कि जानदार अपने माहौल को रिस्पॉन्स कर सकते हो। दिस रिस्पॉन्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो ये सारे करेक्टर्स अगर आपको किसी भी चीज में मिलते हैं, देन दैट इज कंसिडर्ड एज लाइफ। नेक्स्ट इज अ डेफिनेशन ऑफ बियोलॉजी, डिविजन्स ऑफ बियोलॉजी। जो बियोलॉजी उसकी मेजर 3 डिविजन्स हैं, माइक्रोबियोलॉजी, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। माइक्रोबियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। बॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इस दुनिया के अंदर जितने भी पौधे हैं उनका मुताला बॉटनी। इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं उनका मुताला ज़ूलॉजी। इस दुनिया में जितने छोटे छोटे जानदार हैं जिनको जरासीम भी आप कहते हो, उनका मुताला क्या कहलाता है, माइक्रोबियोलॉजी। सो लेट्स मूव टुवर्ड द ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी। हयातियात की कितनी शाखें होती हैं? तो जो मोस्टली होती है वो 19 शाखें हैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग दीज 3। अगर हम इन तीनों को इंक्लूड करते हैं तो 21 हो जाती हैं, लेकिन ये सारी कितनी है, 19। सबसे पहली है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। एक खास किस्म के ताल्लुक को, रिलेशन को स्टडी करना जो एक जानदार और उसके माहौल के दरमियान होता है, उसको इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है कि कोई भी जानदार जब बन रहा होता है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है,
उसका मुताला करना, उसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। थर्ड ब्रांच दैट इज फिजियोलॉजी। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी लेग्स मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं, हमारी आईज विजन में इन्वॉल्व, हमारे ईयर्स हेयरिंग में इन्वॉल्व है। सिमिलरली हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो फिजियोलॉजी का मतलब ये है कि स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, हमारी बॉडी के कौन से पार्ट क्या काम करते हैं, इस चीज़ का मतलब फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी, हमारी बॉडी बाहर से कैसी है, उसकी बाहर से शक्ल सूरत शनाख्त कैसी है, दैट इज मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल फॉर्म की स्टडी मॉर्फोलॉजी कहलाती है। हमारी बॉडी की जब हम अंदर की बात करते हैं, उनको हम जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो उसके ऑर्गन को निकाल के काट के उसकी स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ डाइसेक्टेड पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज एनाटॉमी। डाइसेक्टेड पार्ट्स की स्टडी करना एनाटॉमी, बाहर से स्टडी करना जानदार को मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट वन इज पैलिएंटोलॉजी। बहुत सारे जानदार हमारे आने से पहले उनकी डेथ हो गई, कितने हजार साल गुजर गए, लेकिन हमें कैसे पता कि डायनासोर मौजूद था? हम तो उस जमाने में नहीं थे। द रीजन इज दैट उनके रेमनेंट्स थे, उनके फोसिल्स थे, उनके ढांचे थे, जिनको स्टडी करके हमें पता चला कि आया डायनासोर्स हमारे आने से पहले मौजूद थे, लेकिन अब वो नहीं है। तो स्टडी ऑफ फोसिल्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैलिएंटोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच दैट इज हिस्टोलॉजी। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है? टिश्यू नॉर्मल वाला टिश्यू नहीं होता जो आप यूज करने के लिए उसको क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। ये जो होता है टिश्यू, ये हमारी बॉडी के सेल्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे हमारे बोन्स के टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, हमारे मसल्स के टिश्यू होते हैं। तो ये डिफरेंट टिश्यूज जो हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं, उनका मुताला हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट वन एवोल्यूशन। कोई भी जानदार हो वो एक जैसा नहीं रहता, वक्त के साथ उसमें चेंज आती है, तो इस चीज को आप एवोल्यूशन कहते हो। किसी भी जानदार वो पहले कैसा था, अब उसमें क्या चेंज आई, उसकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, अबाव अजदाद कैसे थे उसके, अब वो कैसा है, तो ये क्या कहलाती है? तो इज एवोल्यूशन। स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एवोल्यूशन। फर्दर वन इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? कोई भी जानदार हो उसके अंदर डीएनए इज अ मस्ट थिंग, तो डीएनए की स्टडी, इनहेरिटेंस की स्टडी, विरासत की स्टडी, वो चीज़ जो पेरेंट्स से बच्चों में आती है उस चीज़ का मुताला जेनेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है ज़ूलॉजी। इस वर्ल्ड में 7 बराज़म है। 7 बराज़म पे कौन से बराज़म में कौन से एनिमल रहते हैं, उनकी कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। ऑस्ट्रेलिया में कैंगू है, पाकिस्तान में नहीं है, एशिया यूरोप रीजन्स की बात हो रही है। तो एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, उनका फैलाव रीजन्स के अंदर, दैट इज नॉन एज ज़ूलॉजी। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लाइफ के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि वो लाइफ में है तो हम बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड इकोलॉजी बोथ आर सेम थिंग्स। जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि माहौल और जानदार के दरमियान ताल्लुक, वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या तो इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। जितने भी दरिया होते हैं, लेक्स होती हैं, झीलें हैं, रिवर्स हैं, तो इनको आप क्या कहते हो कि उनके अंदर लाइफ की स्टडी, जिंदगी का मुताला, जितने भी जानदार उस पानी के अंदर रहते हैं उनका मुताला, और उन पे कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर रही है, लाइक लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी चीजें, इसको आप क्या कहते हो? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट है इसको आप कहते हो फ्रेश वाटर बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है मेरीन वाटर बायोलॉजी। मेरीन के अंदर सीज है, ओशन जिसे आप कहते हो। इस वर्ड के अंदर 5 समंदर होते हैं बड़े, तो उनके अंदर रहने वाली लाइफ और उन पे अफेक्ट होने वाले पैरामीटर्स, उनका मुताला मेरीन वाटर बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी, जिसे हम हीले कहते हैं, जो किसी जानदार की बॉडी के ऊपर या अंदर रहते हैं, उनसे खुराक और शेल्टर गेन करते हैं, बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ डेथ और अ डिजीज। जैसे हमारे सर पे जुएं होती हैं, मेरे पे तो नहीं है, और किसी भी जानदार की बॉडी के जो है ना हेड पर होते हैं, तो उनका फंक्शन क्या होता है कि वो उनसे फूड गेन करते हैं, शेल्टर लेते हैं और इन रिटर्न उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनका मुताला
दैट इज पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट वन ह्यूमन बियोलॉजी, इंसान से रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट ले ले, जब हम उसका मुताला करते हैं तो दैट इज ह्यूमन बियोलॉजी। नेक्स्ट है सोशल बियोलॉजी, इंसान का बिहेवियर कैसा है, अपने हमसायों के साथ कैसा है। हमसाय का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान हमसाय हो सकते हैं, हमसायों का मतलब ये, नेबर्स का मतलब ये है कि वो जहाँ रहता है उसका पौधों के साथ कैसा रिलेशन है, उसका किसी जानवर के साथ कैसा रिलेशन है, वो हर चीज़ जो उसके इर्द गिर्द है उसके साथ उसका बिहेवियर, सोशल बिहेवियर कैसा है, इस चीज़ का मुताला क्या कहलाता है, सोशल बियोलॉजी। लास्ट वन दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, जानदारों का इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। जैसे बैक्टीरिया है, हमें इंसुलिन देता है, जो कि शुगर के पेशेंट इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, तो ये इंसुलिन बैक्टीरिया हमें देता है। बैक्टीरिया एक छोटा जानदार है, तो हम जानदार को इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने फायदे के लिए, इंसान की वेलफेयर के लिए। तो ये ब्रांच क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी। होप सो बेटे आप लोगों को ये आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये आपका फर्स्ट लेक्चर था, आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्सेंट्रेशन। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।